Hello everyone, welcome back to our Python programming course. सबसे पहले congratulations. अगर आप लेक्चर 4 तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आपने पाइथन के बेसिक्स मतलब वेरिएबल, डाटा टाइप, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स ये सब आपने सीख लिए होंगे। आज हम पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब तक हम सिंपल प्रोग्राम्स लिख रहे थे, लेकिन आज हम कंप्यूटर को डिसीजन लेना सिखाएंगे। जैसे एग्जांपल, अगर स्टूडेंट पास है तो पास प्रिंट करवाएगा कंप्यूटर। अगर स्टूडेंट 18+ है तो वोटिंग के लिए अलाउ है। अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन कराओ, नहीं है तो लॉगिन नहीं करना। ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और मैच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके एग्जांपल्स भी करेंगे। फिर मैं आज आपके लिए 15 कोडिंग क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, हम वो भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट डाटा इन पाइथन। जो स्ट्रिंग है वो टेक्स्ट डाटा को पाइथन के अंदर स्टोर करने का काम करती है। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रिंग के एग्जांपल लिखे थे, अब इसे सिंगल कोट में, डबल कोट में भी लिख सकते हैं। और ट्रिपल कोट का यूज हम तब करते हैं जब हमें मल्टीपल लाइन में लिखना होता है। जैसे ये देखिए, हम मल्टीपल लाइन में लिख के लिखेंगे। हम इनको प्रिंट करवाते हैं। ये देखिए, हमने सिंगल कोट वाला भी प्रिंट कर लिया, डबल कोट वाला भी, और ये ट्रिपल कोट वाला जो हम मल्टीपल लाइन के लिए यूज़ करते हैं उसे भी हमने प्रिंट कर लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। उसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं पर उन्हें डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी पाइथन प्रोग्राम, जैसे नेम्स, ईमेल्स, पासवर्ड्स, मैसेजेस और हर तरह। और मैंने बताया था कि हम डबल कोट्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी स्टेटमेंट के अंदर अपोस्ट्रोफिस का यूज़ करना है तो वहाँ पर सिंगल कोट का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हमें एरर देखने को मिलता है। इसलिए हम डबल कोट्स का ही यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग में हम स्ट्रिंग के अंदर का कोई भी एक कैरेक्टर उसकी पोजीशन को कॉल करके उसे प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने एक नेम लिखा पाइथन। अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहें, प्रिंट इंडेक्सिंग में क्या करते थे, नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसकी पोजीशन लिखते थे। हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग की पोजीशन काउंट करते टाइम काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। जैसे देखें यहाँ पे उसने फर्स्ट 0 लिखा था, 0 पे P है तो उसने P प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये साथ में T को भी प्रिंट करवा देगा, 0 1 2।
तो आप देख सकते हैं कि काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हम -1 का यूज़ करते हैं, और याद रखना रिवर्स में 0 से नहीं -1 से स्टार्टिंग होती है काउंटिंग की। अगर हम -1 लिखेंगे तो n प्रिंट होकर आएगा। ये इसे नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। हमेशा याद रखना पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होगी और नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? जैसे इंडेक्सिंग में हम बस एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकते हैं, वैसे स्लाइसिंग के अंदर हम पूरे एक पार्ट को प्रिंट करवाते हैं स्ट्रिंग के। हम स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी किसी वर्ड से स्टार्ट करके एंडिंग के वर्ड तक हम उस पार्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझाते हैं। हमने एक टेक्स्ट लिखा पाइथन, चलो एक पाइथन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रिंट करवाना चाहें तो उसका फॉर्मेट क्या था, एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले हम स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं 0 मान लीजिए, और फिर हम एंडिंग वैल्यू लिखते हैं 3। जैसे हमने स्टार्ट के 0 से और 3 तक प्रिंट करा है तो PYT प्रिंट होगा। याद रखना जो एंडिंग के जो कैरेक्टर की वैल्यू जो हमने 3 लिखा है वो वाला प्रिंट नहीं करेगा, उससे एक पहले वाला प्रिंट करता है, हमेशा याद रखना। जैसे 3 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 2 3, इसके सबसे एच भी प्रिंट करना चाहिए, पर एंडिंग में जो हम लिखते हैं वो वाला नहीं प्रिंट करता, उससे पहले एक नंबर पहले वाला प्रिंट करता है, तो PYT हुआ। इसी के अंदर हमने एक और चीज़ सीखी थी, स्टेप इंडेक्सिंग। स्टेप इंडेक्सिंग में जाने से पहले एक बार ये देखिए कि अगर हम यहाँ 0 भी नहीं लिखेंगे तो भी ये वही प्रिंट करेगा, और अगर हम यहाँ 0 ये हटा देंगे तो ये पूरी एंड तक की स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देगा। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकता है। अब इसमें हमने एक और चीज़ देखी थी, स्टेप इंडेक्सिंग। जैसे हम इसको यहाँ पे हमने 2 स्टेप का स्किप कर दिया, तो 0 से 2 यहाँ पे बढ़ाते हैं 5 करते हैं, तो इसने PTO को प्रिंट करवाया है। मीन्स ये जो पूरी स्ट्रिंग थी इसके अंदर इसने दो कैरेक्टर स्किप किया, पहले P को करवाया, फिर उसके बाद Y को स्किप करके T को करवाया, फिर H को स्किप करके O को प्रिंट करवाया। इसे हम स्टेप इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर हमें इसमें भी यहाँ कुछ ना लिखे तो ये अपने आप PTO ही प्रिंट करवाएगा। सेम स्ट्रिंग यूज़फुल कहाँ होती है, जब हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज़फुल होती है जब हम स्ट्रिंग का कोई यूज़फुल पार्ट निकालना चाहते हैं टेक्स्ट से। स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स पढ़े थे हमने, मेथड्स कौन कौन से मेथड से, जैसे टेक्स्ट हमने इसमें लिखा है पाइथन, सबसे पहला मेथड था अपर। अपर का काम क्या होता था, ये जितने भी लोअर केस लेटर इनको अपर केस में प्रिंट करवाएगा। ये देखो इसने अपर केस में प्रिंट करवा दिया है। अपर का यही काम है। एक था लोअर, लोअर का काम क्या था, जैसे यहाँ पे अपर केस में लिखे हुए हैं तो उसको लोअर केस में प्रिंट करवाना। ये बहुत ही सिंपल मेथड्स थे। अब इसमें एक और आता है, वो था रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड में क्या होता है, हम कोई भी एक कैरेक्टर की पोजीशन या कोई भी एक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम इसमें P को रिप्लेस करेंगे J से, तो देखिए P की जगह यहाँ पे J प्रिंट हो गया है। यहाँ पे जो जिस कैरेक्टर के साथ हमें रिप्लेस करना है और जो कैरेक्टर रिप्लेस करके लिखना है वो लिखते हैं हम। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, वो था फाइंड। फाइंड किस लिए यूज होता है, अगर हमें कोई भी
चीज़ की लोकेशन पता करनी है स्ट्रिंग में। जैसे एक कैरेक्टर है, जैसे हमने लिख दिया टी, हमें टी की लोकेशन पता करनी है, तो वो 2 नंबर पे आता है, 0 1 2 नंबर जो उसका है इंडेक्स, उसके ऊपर आता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा बी, तो वो इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो हमेशा आउटपुट क्या होगा, -1, अगर वो स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं होगा तो। उसके अलावा हमने पढ़ा था स्प्लिट मेथड। स्प्लिट क्या करता है, जैसे पाइथन, जावा, C++ हमने लिखा है, अगर हम इसको स्प्लिट यूज़ करें तो देखिए इसने क्या किया, इसने हमें एक लिस्ट रिटर्न में दिया है, वो एक स्ट्रिंग को ही लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अब आते हैं स्ट्रिंग लेंथ की बारी। स्ट्रिंग लेंथ क्या होते हैं, हमने एक लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था। जैसे देखिए टेक्स्ट, हमने एक स्ट्रिंग ले ली, हम इसमें लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेंथ एक मेथड नहीं है, फंक्शन है, याद रखना। तो स्ट्रिंग की काउंटिंग जितने उसमें करेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, लेंथ प्रिंट हो। इसमें याद रखना, इसमें हम 0 से काउंटिंग नहीं करते, इसमें वो बताते हैं कितने करेक्टर है, तो 1 2 3 5 6। इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें काउंटिंग होती है, तो उसका डिफरेंस हमेशा याद रखना। सो ये लेंथ फंक्शन था, ऐसे वर्क करता है। और हमने पढ़ा था स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है, जैसे देखो उस प्रिंट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ऐप लिखते हैं, फिर उसके डबल कोट्स में हमें जो लिखना होता है वो लिखते हैं, जैसे हेलो। और जो हम कॉमा के बाद लिखते थे, जो हमें प्रिंट करवाना होता था वेरिएबल, उसका नाम हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। देखिए हमने हेलो प्रिंट करवा दिया है। अगर हम यहाँ पे ये करेंगे, देखिए यही थी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और हमने पढ़ा था एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। एस्केप कैरेक्टर्स में हमने 2 नई बातें सीखी थी। एक तो डबल स्लैश, अगर जहाँ कहीं भी हमें सिंगल स्लैश लगाना पड़े वहाँ पे हम डबल स्लैश का यूज़ करते हैं। और एक स्लैश और कोटेशन, उससे क्या होता है कि अगर हमें डबल कोटेशन के अंदर कोई कोटेशन के अंदर लिखना है तो हम वहाँ पे स्लैश लगा के कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रिवीजन ख़त्म हुआ, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशन को चेक करती है। सबसे पहली बात, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, पहले ये समझिए। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिसे हम डिसीजन लेने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर बारिश हो रही है तो अम्ब्रेला लेते हो, या अगर बारिश नहीं हो रही है तो अम्ब्रेला नहीं लेते हो। एक ये एग्जांपल समझ लीजिए, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मतलब यानी हम इसमें डिसीजन ले रहे हैं कि अगर बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला लेंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो हम अम्ब्रेला नहीं लेंगे। इसी तरह यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग के लिए हम कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। डिसीजन कंडीशन, जो कंडीशन हमारे पास है उसके बेसिस पर लिया जाता है। प्रोग्रामिंग में भी यही होता है एग्जैक्टली। कंप्यूटर खुद डिसीजंस नहीं लेता, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो उसे क्या डिसीजन लेना है, और अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो उसे क्या डिसीजन लेना है। तो चलिए समझते हैं कि कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले जैसे कंडीशन एग्जांपल देखे समझाऊँ, जिससे हमने कंडीशन लगाई, अगर 10 5 से बड़ा है, एग्जांपल है, तो यहाँ पे इसने ट्रू प्रिंट किया। अगर 10 5 से बड़ा होगा तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन के अंदर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 4, अगर 4 5 से बड़ा नहीं होगा तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ये एक कंडीशन होती है कि अगर वो नंबर बड़ा होता है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर छोटा है तो फॉल्स प्रिंट करेगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही काम करते हैं। जैसे व्हाट इज इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन के बारे में बताता है कि कंडीशन क्या कर रहा है। और ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो। हमेशा याद रखना, अगर हमें कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को, तो वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होती है।
आइडेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी यूज्ड फॉर सिंपल डिसीजंस एग्जांपल। चलो एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ स्टेटमेंट को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे पहले इफ का यूज करते हैं, फिर हम यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद हम इनका यूज करते हैं, बाद में एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखो एक टैब जितना स्पेस आया है, इसे हम आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इन आइडेंटिफिकेशन का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे हम हमने जो स्टेटमेंट यानी जो हमें लिखना है वो यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर एज 20 है, हमने एक वेरिएबल ले लिया एज 20। अब हम इसमें लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। इफ के अंदर हमने लिखी कंडीशन, अगर एज 18 से बड़ी है या उसके बराबर है। हमने लिखा है कि अगर एज या तो 18 से बड़ी है या उसके बराबर है, तो क्या होगा, प्रोग्राम प्रिंट करेगा यू कैन वोट। ये हमने एक इफ स्टेटमेंट का यूज किया है कंडीशंस। जैसे अगर एज हमने 20 ली है, अगर एज जो है वो 18 से बड़ी होगी तभी ये कंडीशन ट्रू होगी और तभी ये प्रिंट करेगा यू कैन वोट। तो यहाँ पे देखो इसने प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे अगर 10 लेते तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं। कंडीशन फॉल्स हो गई थी ये, तो अब हम इफ स्टेटमेंट को फॉल्स कर चुके हैं। तो इफ स्टेटमेंट अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसलिए हम इसके साथ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं। एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन के बारे में समझते हैं। अगर हम यहाँ पे इस आइडेंटिफिकेशन को हटा देंगे और यहाँ पे प्रिंट करने की ट्राई करेंगे तो एक एरर देगा। आइडेंटिफिकेशन का हमेशा ध्यान रखना है कि इफ के बाद हमें एक टैब का स्पेस छोड़ना है उसकी स्टेटमेंट लिखते टाइम। आइडेंटिफिकेशन के लिए या तो टैब का स्पेस या फिर आप 4 स्पेस छोड़ दें, यही बराबर होता है। जनरली टैब स्पेस का यूज करते हैं। इफ का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट पास करेगा। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद वो ट्रू होता है तो वो ब्लॉक का एग्जीक्यूट करता है, फॉल्स होता है तो नथिंग। जैसे यहाँ पे देखिए क्या एग्जांपल था। इफ मार्क्स जो हमारे हैं वो 40 या उससे ज़्यादा है तो प्रिंट करेगा पास। सबसे पहले यहाँ पे मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। मार्क्स हम इनपुट लेते हैं चलो यूजर से। और हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना आइडेंटिफिकेशन का। इसे रन करते हैं तो हमें यहाँ मार्क्स डालना है। अगर यहाँ हमने 45 डाले तो ये पास कर देगा। अगर हमने यहाँ 40 से कम मार्क्स डाले, 15 डाले, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी। पर यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना है, हमें यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 40 भी डालेंगे तो ये पास ही प्रिंट करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन यूज़ करना है, कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसने यूजर से इनपुट लिया, फिर यहाँ पे जो इफ स्टेटमेंट है उसमें कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन ट्रू है तभी इसने पास प्रिंट किया, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता है। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारा बैलेंस चेक करते हैं, आज जा रहे हैं। इफ बैलेंस greater than equal to 1000
तो अलाउ करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5,000 था, बैलेंस हमने 5,000 लिया था। यहाँ पे उसने इफ स्टेटमेंट लगाया, उसमें उसने बैलेंस को चेक किया। यहाँ पे उसने कंडीशन चेक की कि अगर 1,000 से ज़्यादा बैलेंस होगा तभी ये ट्रू होगी कंडीशन और ये प्रिंट करेगा। तो आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना है, टैब जितना, और यहाँ पे इनका यूज़ करना है। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। फ्लो ऑफ इफ स्टेटमेंट। फ्लो क्या होता है स्टेटमेंट का? जैसे कि अभी हमने समझा था कि प्रोग्राम चेक द कंडीशन फर्स्ट। अगर हम इफ़ के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले वो कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी है उस ब्लॉक को तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उसको स्किप कर देता है, नथिंग प्रिंट करता है वो। जैसे हम इफ़ के बाद एल्स का यूज़ करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन एल्स के अंदर चला जाता है, पर हम यहाँ एल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो नथिंग प्रिंट करता है। और हम इफ़ एल्स का यूज़ पाइथन के ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम के अंदर करते हैं, और ये बहुत इजी टॉपिक है, तो आई होप आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा था कि पहले हमने इफ स्टेटमेंट के को एग्जीक्यूट किया था तो जब कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता था। तो हमने उसी का सॉल्यूशन के लिए एल्स का यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? जब हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इफ़ को प्रिंट कर देता है। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के अंदर कंडीशन लिखी होती है वो उसको प्रिंट करता है। तो समझते हैं व्हाट इज़ इफ़ एल्स। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इफ़ एल्स का मतलब है दो पॉसिबल आउटकम्स। जैसे इफ़ ब्लॉक जब ट्रू होता है तभी एग्जीक्यूट होगा, और एल्स जब फॉल्स होता है तब एग्जीक्यूट होगा। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे पहले इसका फॉर्मेट समझाता हूँ। इसे लिखते हैं इफ़ कंडीशन फिर स्टेटमेंट इसके बारे में समझिए। मतलब ये है कि हम इफ़ को पहले कंडीशन चेक करता है इफ़, फिर बाद में स्टेटमेंट को प्रिंट करता है अगर ये ट्रू होगी। अगर ये ट्रू नहीं होती तो हमेशा हम एल्स एल्स की जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। एल्स के अंदर हम कंडीशंस नहीं लिखते। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आइडेंटिफिकेशन का बिल्कुल ध्यान रखें कि इफ़ के नीचे ही एल्स को लिखना है, नहीं तो अगर हम यहाँ पे टैब का स्पेस देंगे तो यहाँ पे हमें एरर शो करने लगेगा। इस आइडेंटिफिकेशन का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमने मार्क्स ले लिए 65। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 होंगे तो प्रिंट होगा पास, नहीं तो एल्स। एल्स का ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें यहाँ लिखना है एल्स प्रिंट होगा फेल। तो यहाँ देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मार्क्स हमने स्टोर किया 65। इसमें हमने इफ लिखा, इफ के अंदर हमने कंडीशन चेक की। अगर मार्क्स 40 के बराबर या 40 से ज़्यादा होंगे तो कंडीशन ट्रू होगी तभी पास प्रिंट होगा। अगर 40 से कम हुए, जैसे यहाँ पे हम करते हैं, अब मार्क्स को लिखते हैं 35। यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई थी तो पास प्रिंट हुआ था। अगर हम यहाँ पे 35 लिखेंगे तो ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, मार्क्स जो है 40 से कम है, तो वो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक में चला जाएगा।
इफ़ की स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, तो एल्स में हमने लिखा है फेल प्रिंट हो जाएगा, तो एल्स के फेल प्रिंट हो गया है। यही एक इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ है। जैसे एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। एज है, हम यूजर से इनपुट लेते हैं इसका, एंटर योर एज। हम इसमें कंडीशन लिखते हैं एज जो है वो 18 से इक्वल, 18 के इक्वल है, 18 से बड़ी है, तो हम प्रिंट करेंगे टिकट अलाउड। क्या हो रहा है, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम प्रिंट करवाएंगे टिकट नॉट अलाउड। हमने इसमें क्या किया, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसका हमने यूजर से इनपुट लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर हमने कंडीशन लिखी है कि अगर एज 18 के इक्वल है या 18 से बड़ी होती है तो हम टिकट को अलाउ कर देंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमने एल्स में लिखा है टिकट नॉट अलाउ, टिकट अलाउ नहीं होगी। तो हम यूजर से इनपुट लेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं हमने 45 डाला तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई, तो टिकट अलाउ कर देती है। यही हम अगर 18 से कम डालते हैं, जैसे 14 डालते हैं, तो टिकट नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे कंडीशन जो है इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसलिए हमें एल्स की कंडीशन प्रिंट करके दे दिया गया है। तो इसलिए हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं डिसीजन लेने के लिए, कंप्यूटर कभी भी खुद से डिसीजंस नहीं लेते। और हमेशा ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि आइडेंटिफिकेशन का एरर का ध्यान नहीं देते आप लोग। नेक्स्ट, इफ एलिफ एल्स। इफ एलिफ एल्स क्या होते हैं, इसमें हम सिर्फ दो स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते, इसमें हम दो से ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 3 से 4 कंडीशन को एक साथ चेक करना हो तो तब हम इफ़ एलिफ का यूज़ करते हैं। कभी भी हम दो इफ़ एल्स के अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक नहीं कर सकते हैं। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ़, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके अलावा हम एल्स इफ के अंदर एक और कंडीशन लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होगी। अगर सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तभी जाके हम एल्स ब्लॉक के अंदर जा पाएंगे। इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिमिलर होता है, जैसे इफ हमने यहाँ पे लिखी कंडीशन 1, फिर हमने प्रिंट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट है, हम यहाँ पे एल्स की जगह इस बार एल्स इफ का यूज एलिफ का यूज करेंगे। एलिफ के अंदर क्या कर सकते हैं हम, एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं लिखते थे, एलिफ के अंदर हम एक और कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन 2। सेम ऐसे हम जितने चाहे उतने एलिफ के ब्लॉक बना सकते हैं और अलग अलग कंडीशन लिख सकते हैं, जितनी कंडीशन हमें चेक करनी है उतनी। उस लास्ट में हम लिखेंगे एल्स ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम इफ़ के अंदर कंडीशन लिखी है वो ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, और इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एलिफ की कंडीशन चेक करेंगे, अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस एलिफ की कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये भी फॉल्स हो गई तो एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ये कंडीशन अलग अलग करके चेक होती है, अगर ये वाली ट्रू हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम एलिफ का यूज़ क्यों करते हैं।
सिंपल मल्टीपल स्टेटमेंट्स चेक करने के लिए हम एलिफ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इफ एल्स के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देखो, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। अगर सिग्नल ग्रीन है तो गो होता है, येलो है तो वेट करना पड़ता है हमें, और रेड है तो हमें रुकना पड़ता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर रहे हैं। चलो इसका ही एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। जैसे सिग्नल इनपुट लेंगे हम यूज़र से ही, एंटर सिग्नल, यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं इफ सिग्नल जो है इक्वल टू ग्रीन है। यहाँ पे देखो हमने इक्वल टू को यूज़ किया है, क्योंकि हमें असाइन नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे प्रिंट होगा गो। सेम ऐसे हम एल्स लिखते हैं तो बाकी कंडीशन रह जाएंगी, इसलिए हम यहाँ पे एलिफ का यूज़ करेंगे और एक और कंडीशन लिखेंगे इफ सिग्नल, इस बार सिग्नल क्या होगा, येलो होगा। तो क्या प्रिंट आएगा, वेट। सेम एक और एलिफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और जो सिग्नल है वो रेड है तो क्या प्रिंट होगा, स्टॉप। सेम अब हम लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट में, एल्स प्रिंट कर देते हैं हम, अगर और कोई और सिग्नल आए तो इनवैलिड सिग्नल। चलिए इसको यूज करके देखते हैं। सिग्नल इज इक्वल्स टू ग्रीन, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ओ यहाँ पे हमने इसका सिग्नल, अब बिल्कुल सही होगा। हमें सिग्नल लिखना है, सिग्नल जैसे हम ग्रीन लिखें तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वाली उसने गो प्रिंट कर दिया। सेम अगर हम यहाँ पे रेड लिखते हैं तो उसने स्टॉप प्रिंट किया है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ग्रीन तो लिखा नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, येलो भी नहीं लिखा तो ये वाली भी फॉल्स हो गई। तो ये नेक्स्ट कंडीशन पे गया है जहाँ पे हमने रेड लिखा था, तो उसकी जो ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसलिए इसने ये प्रिंट कर दिया है। अगर हम कुछ और लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं वाइट लिखते हैं, तो ये वाइट है जो है इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसमें इनवैलिड हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी जहाँ पे उसने लिखा है इनवैलिड सिग्नल, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएंगी। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स करते हैं। पहला था वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे हमने एज का इनपुट लिया था, एंटर योर एज, इफ एज जो है वो 18 के इक्वल या उससे बड़ी होती है तो प्रिंट करवा सकते हैं हम यू आर एलिजिबल टू वोट। सेम ऐसे ही हम एल्स का यूज़ करें, यहाँ पे हमें एलिफ की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम दो स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम प्रिंट करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो चलिए चेक करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने लिखी 19 तो हम एलिजिबल हैं वोट के लिए।
अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12 तो हम वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जो चेक करेगा कि हम वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट इवन और चेक करना, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जैसे देखते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं, हम इनपुट लेंगे। नंबर, अब हम उस नंबर को चेक करेंगे कि वो इवन है और है। हम कैसे चेक करेंगे? तो आपको याद होगा, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, मॉड्यूलो ऑपरेटर। उसके अंदर हमने चेक किया था ये, अगर नंबर जो है नम मॉड्यूलो 2 जो है वो इक्वल टू अगर 0 होता है तो वो इवन होगा। इसका मतलब समझिए, जैसे जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है वो हमेशा रिमाइंडर प्रिंट करता है, पर अगर हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो उसका रिमाइंडर आएगा 0 अगर वो इवन होगा तो अगर हम नम मॉड्यूलो 2 लिखेंगे, अगर वो इक्वल 0 के इक्वल हो जाता है तो हम वहाँ प्रिंट करवा देंगे इवन, और एल्स में प्रिंट करवा सकते हैं हम अगर वो इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो ओड। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया जो इवन ओड को चेक करेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे हमने डाला 33 डाल दिया, तो ये एक ओड नंबर है, बिल्कुल सही है। और यहीं पे हम अगर ट्वेल्व डालते हैं तो ये एक इवन नंबर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। चलिए, हमने ये प्रोग्राम और लिख दिया है। नेक्स्ट है ग्रेड कैलकुलेटर। हम एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाएंगे। ये हम इफ एलिफ के हेल्प से बनाएंगे। जैसे हमने मार्क्स ले लिए, इनपुट लेते हैं यूजर से, मार्क्स। इफ जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो कौन सा ग्रेड होगा, प्रिंट कराएंगे ग्रेड ए। एलिफ में बनाते हैं, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 75 मान लीजिए, तो हम प्रिंट करवाएंगे ग्रेड बी। एलिफ अगर मार्क्स जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मान लीजिए, तो प्रिंट करवाएंगे ग्रेड सी। एक और लिख लेते हैं, अगर एलिफ मार्क्स जो है वो 40 के बराबर है, 40 से ज़्यादा है, तो प्रिंट होगा ग्रेड डी। हम प्रिंट करवाएंगे फेल। तो हमने क्या किया, ग्रेड कैलकुलेटर बनाया है जिसमें वो यूजर से मार्क्स इनपुट लेगा। अगर मार्क्स 90 के इक्वल या उससे ज़्यादा होंगे तो ग्रेड ए प्रिंट करवा देगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और एलिफ क्या करेगा, अगर 75, अगर यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, मे बी हमें इस कंडीशन को और एक्यूरेटली लिखना चाहिए, वो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके बाद में लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमने अभी मार्क्स डाले 95, ग्रेड ए आया, तो हम यहाँ मार्क्स डालते हैं 60, तो ग्रेड सी आएगा क्योंकि 60 के बराबर ही है। हम यहाँ लिखेंगे 45, तो ग्रेड डी आया। और अगर हम यहाँ लिख देंगे 12 तो फेल हो जाएगा। ये एक हमने ग्रेड कैलकुलेटर बनाया है। तो चलिए, हमने एग्जांपल्स कर लिए हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो चलिए, अब हम कंडीशन स्टेटमेंट का एडवांस पार्ट सीखेंगे। हम सीखेंगे इसमें नेस्टेड इफ क्या होता है। नेस्टेड इफ
का मतलब है कि जैसे हम इफ स्टेटमेंट चेक कर रहे थे, इफ के अंदर हम कंडीशन लिखते थे, नेस्टेड इफ के अंदर हम इफ के अंदर ही इफ का यूज करके एक और कंडीशन भी लिख सकते हैं। देखो, इफ इनसाइड अनदर इफ, मतलब इफ के अंदर ही हम एक और इफ लिख के भी एक और कंडीशन बना सकते हैं। जैसे अलग अलग लेवल्स के कंडीशन के लिए यूज होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब इफ के अंदर दूसरा इफ लिखा जाता है तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। जैसे हमें एग्जांपल देखो कि अगर हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और हमारी फ़ीस क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक दो कंडीशन है, इन्हें अलग अलग कंडीशन में नहीं लिख सकते क्योंकि एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। तो हम इफ़ के अंदर लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर लिखते हैं कि हमारी अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। ये ट्रू हो गया तो उसके अंदर ही हम एक और इफ स्टेटमेंट बनाएंगे कि इफ 75% अटेंडेंस है तो हमारी फीस भी क्लियर होनी चाहिए। इफ के अंदर एक और इफ की कंडीशन, उसके बाद ही हम एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर सकते हैं। इसे हम नेस्टेड इफ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, जैसे अटेंडेंस का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अटेंडेंस फीस पेड ट्रू कर देते हैं। इस लिखते हैं इफ अटेंडेंस जो है वो 75 से ज़्यादा है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट में हम एक और इफ का यूज़ करते हैं। अगर 75 से ज़्यादा है और फीस पेड ट्रू है तो हम प्रिंट करते हैं यू आर अलाउड। नहीं तो हम एल्स नॉट अलाउड। चलिए, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो है इनपुट ऑलरेडी ले रखा है, तो देखो यहाँ पे अटेंडेंस भी 80% है और ये ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पे अलाउ हो गया है। पर अगर यहाँ पे अटेंडेंस को हम 60% कर दें तो जो है वो नॉट अलाउड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेम अटेंडेंस को 80% रखें और फीस को जो है फोर्स कर दें तो देखो यहाँ पे गलती लिखा है, बताया था। एक मिनट, अब क्या होगा, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो दूसरी चेक नहीं होगी। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी चेक नहीं होती है। दूसरी को चेक करने के लिए हमें पहली कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। अगर हमने फीस पेड कर दी है तो तभी यू आर अलाउड लिखाएगा, नहीं तो नॉट अलाउड ही लिखाएगा। यहाँ पे प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस इफ के अंदर कोई भी एल्स कंडीशन नहीं लिखी है, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई थी। यहाँ पे देखो हमने ये लिखा था, तो यहाँ पे कंडीशन जो है इक्वल टू ट्रू आएगा। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने जो ये एल्स लिखा है वो इस एफ के अंदर लिखा है, इस इफ के साथ हमने कोई एल्स नहीं लिखा है, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ये हमें नथिंग प्रिंट करके देगा, इसलिए यहाँ पे ये आया। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है फर्स्ट वाली, तो इसके साथ हमने एल्स लिखा नॉट अलाउड, तो यहाँ पे देखो नॉट अलाउड प्रिंट हुआ था। ये रीज़न है इसका। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम एक यूज़र नेम दे रहे हैं एडमिन,
पासवर्ड पाइथन 123 कर लेते हैं। if username इक्वल टू एडमिन, उसके अंदर एक और लिखते हैं इफ पासवर्ड 3, तभी प्रिंट होगा लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे देखो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया है, पर हम यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दें तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने एल्स कंडीशन में कुछ नहीं लिखा था। तो ये इसका एक और एग्जांपल है नेस्टेड इफ का। तो हम अब यूज़ आता है कि नेस्टेड इफ कब यूज़ करना चाहिए। जब एक कंडीशन कंप्लीट होने के बाद ही हमें उस कंडीशन के अंदर ही दूसरी कंडीशन को चेक करना पड़ता है, तो हम वहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। चलो नेस्टेड इफ के एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स है एटीएम मशीन भी उसका एग्जांपल है, लॉगिन सिस्टम भी उसका एग्जांपल है, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी उसका एग्जांपल ही है। इसमें एक और बात, ये बहुत यूज़फुल है, बट अवॉइड डीप नेस्टिंग। डीप नेस्टिंग मतलब कि हमें ज़्यादा इफ़ के अंदर इफ़ स्टेटमेंट हम बहुत यूज़ कर सकते हैं, पर हमें ज़्यादा नेस्टेड इफ़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे कोड को रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें कोड को रीडेबल रखने के लिए कम ही नेस्टेड इफ़ की जो लूप्स उनका कम ही यूज़ करना चाहिए। प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स कोड को रीडेबल ही रखते हैं, तो वो ज़्यादातर नेस्टेड इफ का यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है मैच स्टेटमेंट। तो व्हाट इज़ मैच स्टेटमेंट? ये एक नया टॉपिक है। मैच स्टेटमेंट क्या होती है? ये पाइथन का जो नया वर्जन 3.10 आया था उसमें इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। मैच स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हमारे पास अब 10 या 15 ऑप्शन होते हैं और हम हर एक के लिए इफ़ एलिफ का यूज़ तो नहीं कर सकते, इससे कोड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए पाइथन को मैच स्टेटमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सी लैंग्वेज से स्विच स्टेटमेंट जैसा कॉन्सेप्ट है। सी लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट है, उस जैसे ही मैच स्टेटमेंट को इसमें लेके आ गया है। इसके सिंटैक्स के बारे में चलिए समझते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? हम मैच से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल लिखते हैं अपना, और फिर यहाँ पे केस बनाते हैं। इसमें केसेस होते हैं, केस वैल्यू 1, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। ऐसे ही हम दूसरा केस बनाते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू 2 लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। और जब हमें एंड का केस बनाना पड़ता है, जैसे वहाँ पे एल्स लिखते थे, यहाँ पे केस लिख के ब्लैंक स्पेस छोड़ के इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है, ये होते हैं मैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे हमें डे प्रिंट करवाना है, डे ले लेते हैं, डे नाम का एक वेरिएबल ले लिया, हम इनपुट लेते हैं इसे, एंटर डे नंबर। तो यहाँ पे हम करते हैं, जैसे मैच बनाते हैं एक मैच, यहाँ पे जो उसका नाम लगता है वेरिएबल क्या लिया हमने? डे लिया है, डे वेरिएबल। उसके अंदर हम केस बनाते हैं, केस 1, स्पेस छोड़ लिखना, केस 1। केस 1 में क्या करते हैं? अगर केस 1 अगर हम नंबर 1 प्रिंट करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा? मंडे। वेट अ सेकंड, सेम हम केस 2, इसमें हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। केस 3 बना लेते हैं, जिसमें हम प्रिंट करेंगे
वेडनेसडे, और एक डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं, स्पेस छोड़ के ये डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट केस में क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड डे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हम यूजर से इनपुट लिया, जैसे हमने 1 डाला तो उसने केस 1 को प्रिंट करवा दिया मंडे। अगर हम यहाँ पे डालते हैं, हमने 3 तक ही केस बनाया, अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो इनवैलिड डे प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे हम मैच के स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज वगैरह। तो हम मैनी इफ एल्स ब्लॉक की जगह हम मैच स्टेटमेंट का यूज़ करके वो सब करते हैं। तो ये मैच स्टेटमेंट। अब इनके रियल लाइफ यूजेस जो मैंने बताया था, एटीएम मशीन मेन्यू। एटीएम मशीन में हम क्या करते हैं, चेक बैलेंस चेक करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम मैच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमने एक केस लिया जहाँ पे हमने बैलेंस को विड्रॉ किया है, बैलेंस चेक किया, दूसरे में हमने बैलेंस डिपॉजिट किया है, फिर हमने विड्रॉ किया है, या फिर हमने कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ किया जहाँ पे इनवैलिड चॉइस होती है। ऐसे ही लॉगिन सिस्टम्स, ट्रैफिक सिग्नल का हमने एग्जांपल किया था, मूवी टिकट का भी एग्जांपल किया था, ग्रेड कैलकुलेटर भी किया था, लॉगिन सिस्टम, ये सारे अभी हमने पीछे कोड किए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आज आपके लिए 15 कोडिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी कंडीशन स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये आपको खुद से करने हैं। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, कुछ मैंने करवा दिए हैं, जैसे इवन नोट वाला करवा चुका हूँ मैं, ग्रेड वाला भी करवा दिया, ट्रैफिक सिग्नल, एटीएम मेन्यू का बता दिया था, कैलकुलेटर, पासवर्ड चेक, ए चेकर, लॉगिन और मार्क्स रिजल्ट, कुछ तो मैंने करवा दिए हैं। 1-2 और करवा देता हूँ, बाकी की आप घर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं करवाता हूँ, एक लीप ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है। जैसे ईयर, हम ईयर को इनपुट लेंगे पहले, इफ ईयर to 0, और क्या करेंगे हम, इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, ईयर परसेंट 4 0, and year 200 not equal to 0। यहाँ पे जो है ये इसके साथ ही लिखा हमने, प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, इज लीप ईयर। इज नॉट अ लीप ईयर। चलिए अब इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो लीप ईयर में होता क्या है कि नॉर्मली एक दिन हमें ज़्यादा आता है 4 साल में एक बार, लेकिन उस 4 साल में फरवरी में 28 की जगह 29 दिन हो जाते हैं। तो जैसे 2020 वाला लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर, 2028 लीप ईयर है। लीप ईयर्स के हमेशा 3 रूल होते हैं, याद रखना। अगर ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी है कि ईयर अगर 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होगा। और उसके बाद आती है 2 कंडीशंस, जैसे अगर इन दोनों में से ये दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड यूज़ किया। और ये दोनों क्या होती है कि जो ईयर है वो 4 से डिवाइड होगा, मॉड्यूलो होगा, और उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और जो ईयर 100 से डिवाइड होगा उसका मॉड्यूलो
वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वो लीप ईयर बनता है। जैसे अगर वो 100 से डिविजिबल है और लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसी तरीके से ये जो 2-3 कंडीशंस हमने लिखी हैं, ये कंडीशंस याद रखना। अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। जैसे हमने डाला 2025, वो लीप ईयर नहीं था क्योंकि 2024 लीप ईयर था। तो हम चेक करते हैं 2024 इज़ अ लीप ईयर, वो एक लीप ईयर था। तो ये हमने लीप ईयर का है जो प्रोग्राम है वो लिख दिया है। एक और प्रोग्राम करते हैं, लार्जेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम करते हैं। में हम क्या करेंगे, num1 एक नंबर ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे यूज़र से, एंटर अ नंबर। num2 इसको हम ये पे लिख लेते हैं। चलो फर्स्ट नंबर करते हैं। ये जो है हमने लिख लिए हैं नंबर। इसमें हम इफ एलिफ और एल्स कर करेंगे। इफ में हम करेंगे अगर जो num1 है वो num2 से बड़ा होगा, एंड हम इसमें एंड का यूज़ करेंगे। जो num1 है num3 से भी बड़ा होगा, तभी हम प्रिंट करेंगे कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो num1 है। ऐसे ही यहाँ पे हम एलिफ यूज़ करेंगे। एलिफ के अंदर क्या हम कंडीशन लिखेंगे, num2 है वो num1 से बड़ा होना चाहिए, एंड जो num2 है वो num3 से भी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे एंड का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। यहाँ पे प्रिंट आएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर प्रिंट कौन सा होगा फिर, num2। ऐसे ही हम एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। एल्स में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिंट लार्जेस्ट नंबर, जो एक ही नंबर तो बच्चा है num3। जैसे हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, हमने डाला 10, 45, 25, तो इसमें लार्जेस्ट है सेकंड नंबर वाला जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। तो ये प्रोग्राम है लार्जेस्ट नंबर चेक करने का। हमने इसमें क्या किया, एंड स्टेटमेंट यूज़ किया, जैसे num1 num2 से भी बड़ा होना चाहिए, num3 से भी बड़ा होना चाहिए, num2 जो है num1 से भी बड़ा होना चाहिए और num3 से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसे ही, और जो लास्ट में बचा उसे एल्स में डाल दिया क्योंकि वही बचा है लास्ट। तो ये जो आपको 15 कोडिंग क्वेश्चन है ये आपको खुद से करके लिखे आने हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी जो है वो आपको खुद ही करके लेके आनी है। तो चलिए अब समरी हमने क्या क्या किया, इसमें हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी वो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। इफ एल्स के बारे में पढ़ा ताकि इफ अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो वो नथिंग प्रिंट करता है। दूसरी चीज़ प्रिंट कराने के लिए एल्स, यहाँ पे हम दो कंडीशंस के लिए इफ एल्स का यूज़ करते हैं, और अगर दो से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन हो तो हम उसके लिए इफ एल्स का यूज़ करते हैं। फिर हमने नेस्टेड इफ और मैच स्टेटमेंट के बारे में समझा था। नेस्टेड इफ क्या था, अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हमें एक और स्टेटमेंट को चेक करना है तो हम नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। और मैच स्टेटमेंट क्या होती थी, बहुत सारे केसेस के लिए होती थी क्योंकि हम बार बार नेस्टेड इफ का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर इफ एलिफ एल्स का यूज़ बार बार करेंगे तो वो कोड बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए उन स्टेटमेंट्स के लिए हमने मैच केसेस स्टेटमेंट बनाए।
जो अभी न्यू वर्जन में अपडेट हुए थे पाइथन में। हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी समझे थे, कोडिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना। एक क्विज है, व्हाट इज इफ क्या है? इफ एक कंडीशन चेक करने का, इफ एक फंक्शन है जो कंडीशंस को चेक करता है कि वो सही है या नहीं है। एलिफ उसके अंदर भी कंडीशन, नेस्टेड इफ के अंदर इफ यूज करते हैं, और मैच केसेस के लिए यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन इफ एंड इफ एल्स। इफ के अंदर हम सिर्फ कंडीशन ट्रू होती है तो उसके प्रिंट कराते हैं। इफ एल्स के अंदर हम कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो एक और प्रिंट होता है, उसके लिए इफ एल्स है। होमवर्क आपको क्या करना है कि ऑल जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 15 जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो सारे एक बार सोल्व करके देखने हैं। एक ग्रेड कैलकुलेटर खुद बनाना है, उसके बाद जो एक मेन्यू प्रोग्राम भी बनाना है आपको, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आज के साथ हमने लेक्चर 4 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप पाइथन में डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम की फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आपको ये सारे क्वेश्चंस को घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।